नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। डॉक्टर सतीश त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं और आज खास तौर से मैं चर्चा करूंगा जो राष्ट्रीय राजनीति का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे अब ये सरकार है वो बनाने वाले हैं और कहा जा रहा है पहले 8 तारीख को था, अब 9 तारीख को मोदी है तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ है वो लेने वाले हैं। इन मुद्दों पर डॉक्टर सतीश त्यागी जी के साथ हम चर्चा करेंगे और खास तौर से जो डॉक्टर सतीश त्यागी जी का जो एग्जिट पोल था वो जो बाकी एग्जिट पोल हैं उनसे काफ़ी सटीक और काफ़ी एग्जिट था और ये लाइनें डॉक्टर सतीश त्यागी जी पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि एक ही चेहरे पर नज़र बनाए रखिए, बार बार चेहरे बदलना तौहीन वफा होती है। डॉक्टर सतीश त्यागी शुरुआत से ही ये कहते हुए नजर आए कि भाजपा की स्थिति हरियाणा में वो नहीं है जो पिछली बार है और रोहतक सीट को लेकर खास तौर से इन्होंने कह दिया था कि रोहतक का चुनाव है वो काफ़ी दूर है, वो डॉक्टर अरविंद शर्मा से अब दीपेंद्र हुड्डा का जा चुका है। सर, अधिकतर लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में क्या आपकी बार नरेंद्र मोदी का कद उतना ही रहने वाला है और जो पिछले 2 टर्म के उनके फैसले थे जिसे कुछ लोगों ने डिक्टेटरशिप का भी नाम दिया, तो क्या नरेंद्र मोदी उतने ही ताकतवर हैं जितना पिछली 2 टर्म में वो होते थे? नहीं, ताकतवर तो नहीं है, बहुत कमज़ोर हुए हैं, लेकिन वो खुद ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे वो कमज़ोर नहीं हुए। लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी सीटें बहुत कम हुई हैं, पूर्ण बहुमत भी नहीं है। नंबर 2, वो ये बार बार ये कह रहे थे कि आप किसी चीज़ को मत देखिए, कैंडिडेट्स को मत देखिए, सब जगह कमल का फूल है और आपका जो भी वोट जाएगा वो मेरे को जाएगा। तो उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप बदला है पिछले कुछ वर्षों में और एक व्यक्ति या पर्सनैलिटी कल्ट को उन्होंने जो प्रमोट किया है उसके आधार पर मानो तो मैं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा ये नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत हार है। भाजपा वो भाजपा नहीं है जो पहली वाली भाजपा थी। मैं तो अक्सर इसको नाम देता हूँ भारतीय मोदी पार्टी। और उस सारे बिंदुओं पे, सारे मानकों पर अगर आप विश्लेषण करेंगे तो पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है। इतनी कमज़ोर होगी कि आज उसे सरकार बनाने के लिए अपने एनडीए के जो पार्टनर्स हैं या बैसाखी कह लो आप, उनको सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये तो सर्वविदित है कि पार्टी बहुत कमज़ोर हुई है। क्या आपको लगता है कि इसके बाद जैसे सिविल कोड, एनआरसी, कई सारे ऐसे लॉ थे जिनको लाने की वो बातें हैं वो चल रही थी, क्या प्राइम मिनिस्टर अब इस स्थिति में होंगे कि इन्हें पास कराया जा सकेगा या मोदी हैं अब इस तरफ जाएंगे? देखिए, उसमें 2 बातें हैं। अगर उनके सहयोगी मेनली जो नीतीश कुमार हैं और नायडू हैं, अगर उनके इस एजेंडा से वैचारिक रूप से सहमत हो पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करा भी लेंगे, ठीक है। लेकिन इन जो दोनों हैं, जो 2 स्तंभ हैं जिन पर टिका हुआ है भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की अगली सरकार, इन दोनों की छवि और तरह की है। ये दोनों जहाँ जहाँ से आते हैं, जिन प्रदेशों से आते हैं, वहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय है, काफ़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको वो नाराज़ नहीं कर सकते। उन्होंने अगर आपको राजनीति में प्रासंगिक रखना है, रेलिवेंट रखना है, तो अपना जो उनका अल्पसंख्यकों का वर्ग है उसको संतुष्ट करना होगा। उस नज़रिए से हो सकता है अभी तो बहुत प्रारंभिक स्तर पर चीज़ें बड़ी अच्छी लग रही हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये सरकार बढ़ेगी और ऐसे विवादास्पद मुद्दे आएंगे सामने तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी मोदी जी के सामने। मैं ये कह सकता हूँ कि तीसरी बार जब वो प्रधानमंत्री बने हैं तो उनके लिए सबसे चैलेंजिंग टास्क है ये, चूँकि 1-2 टर्म में वो अपनी पर्सनैलिटी को जीते रहे, जो उनके मन में आया वो आया। उन्होंने अपनी पार्टी की कोई परवाह की और किसी को वहाँ कद उनको बढ़ने नहीं दिया। सबको जो भी उनके रास्ते में बाधा पार्टी के अंदर से भी आई उसको भी ख़त्म किया। अगर संघ से, राष्ट्रीय सेवक संघ से भी कोई चुनौती मिली तो उसको भी एलिमिनेट करते गए और सहयोगियों से तो सहयोग को लेने की कोई बात ही नहीं थी। लेकिन अब बदली हुई परिस्थितियों में नरेंद्र मोदी, जैसे मैंने कहा, एक बहुत कमज़ोर नेता हैं, तो वो अपना जो उनका एजेंडा है, जो असल में भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा है, उसको वो लागू कर नहीं पाएंगे क्योंकि इन सहयोगी दलों की वजह से। और इतनी थिन मेजॉरिटी रहेगी, अगर तो 2/3 मेजॉरिटी आ जाती फिर भी कोई बात थी, तो अब वो अपना मनचाहा काम नहीं कर पाएंगे। एनडीए के सहयोगी होने से पहले नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था वो एकमात्र विपक्ष के ऐसे चेहरे हो सकते हैं जिनसे नरेंद्र मोदी भी हैं वो थोड़ा सा हिचकते हैं। और जो इतिहास रहा है नीतीश कुमार का, दल बदलू का, तो क्या डॉक्टर सतीश त्यागी ये मान के चलते हैं कि साल के बाद, 2 साल के बाद नीतीश कहीं ना कहीं ये कोशिश करेंगे कि अब मौका है मोदी को दबाव में लाने का, या नीतीश पूरे 5 साल है वो चलते रहेंगे ऐसे?
देखिए, अभी तो शपथ ग्रहण होने तक भी नीतीश क्या एक्शन लेंगे किसी को कुछ नहीं पता। चूँकि तेजस्वी बार बार कह रहे हैं कि चाचा अच्छे आदमी है, वो दोबारा आ सकते हैं, और नीतीश कुमार इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि वो कब क्या कर दें कुछ नहीं पता। तो साल 6 महीने के बाद छोड़िए, जब तक ये शपथ ग्रहण नहीं हो जाता उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे कि अब शायद कुछ महीने शांत रहेंगे। लेकिन अब नरेंद्र मोदी अपनी टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते, और नीतीश कुमार के लिए भी अपना वजूद बचाने के लिए, और आगे अगर कोई संभावना होती है फिर से इंडिया गठबंधन में जाने की, तो वो ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेंगे जो राइट विंग पॉलिटिक्स को सूट करता हो। और नीतीश कुमार कब क्या कर दें, नीतीश कुमार की बात छोड़ो, तो वो तो खैर पलटू राम के नाम से मशहूर हैं। भारतीय राजनीति में अब इन चीज़ों का कोई अर्थ नहीं रहा कि किस नेता ने कब किसके बारे में क्या कहा, कब किस मुद्दे पे विरोध किया, कब आलोचना की। अब बिल्कुल ठीक जो है, केवल अपने इंटरेस्ट सर्व करने की राजनीति है, सत्ता में भागीदारी का प्रश्न है। नायडू जी को आप देख लीजिए, उनकी सीटें तो ज़्यादा हैं नीतीश कुमार से, लेकिन उनका जिक्र अपेक्षाकृत कम हो रहा है। तो नायडू भी बहुत बड़े हार्ड बार्गेनर हैं, तो वो भी अपनी शर्तें पूरी करवाएंगे। और अभी चल रहा है ये लेन देन का सौदेबाजी, सारी चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए विलम्ब भी हो रहा है। और जब चीज़ें कोई शक्ल ले लेंगी तो उसके बाद में मुझे उम्मीद यही है कि वो नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण उनका हो जाएगा। राम मंदिर के बाद इस नारे को काफ़ी जोर दिया गया कि मरे मुलायम काशी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। लेकिन उत्तर प्रदेश ने जो झटका दिया है, और अयोध्या सीट से जो हार हुई है उसके बाद तो जो संगी हैं वो तो ये लिख रहे हैं फेसबुक पे कि गद्दारी है वो हिंदुओं ने है हमारे साथ की है। तो उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है, क्या इसे ये माना जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ की नाराजगी इसे कहेंगे, या जो राम मंदिर का मुद्दा है वो पूरी तरीके से कोलैप्स किया गया? देखिए, पहले तो भाजपा के लोगों का और संघ के लोग भी अगर कह रहे हैं तो ये बहुत कहना गलत है कि हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया। हिंदू अगर वोट नहीं देते तो 240 सीटें भी कैसे आती? और जिन लोगों ने 240 सीटें दी हैं, क्या वो हिंदू नहीं है? तो इस बात में कोई दम नहीं है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, मुझे प्रवीण जी बहुत पहले से आशंका थी, चूँकि मैं यूपी का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ वहाँ का, और मैं हमेशा ये कहता था कि स्थिति उतनी सुखद है नहीं जितनी भाजपा मान रही है। अखिलेश यादव अपने प्रचार में बाकायदा ये कह रहे थे कि 50 सीटें हम जीत रहे हैं गठबंधन, और आप देखिए करीब 35 या 36 सीटें उनकी हैं। 15 सीटों पर अगर मायावती, बिल्कुल साफ गणित है, अगर अपने प्रत्याशी उनके मतलब उनकी वजह से, मायावती की प्रेजेंस की वजह से 15 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस, ये इंडिया अलायंस हारा है। तो अखिलेश का आंकड़ा बिल्कुल ठीक था, 35 + 15 50 हो जाते। अखिलेश यादव उन मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं जो इस प्रदेश की, यूपी की राजनीति की रग रग से वाकिफ़ थे, और अखिलेश यादव ने इस बार बहुत समझदारी से काम लिया था। और आप कल्पना करके देखिए कि अगर 15 सीटें और कम हो जाती तो उसका क्या असर होना था। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत समझदारी का फैसला किया है, और राम मंदिर का इशू वहाँ चला नहीं। इसका एक प्रमाण और ये भी है कि आप अयोध्या को केंद्र मान के चलें तो परिधि में चारों तरफ घूम जाओ, सैकड़ों मील तक कहीं भी कमल खिला नहीं है। खुद बनारस में, आप उसे राम कहो, शिव कहो, कुछ भी कहो, एक जिस रूप से प्रचारित नरेंद्र मोदी ने किया था, उनका अपना मार्जिन इतना कम हो गया कि वो शर्मनाक मार्जिन है। एक आंकड़ा मैं आपको बताऊं कि 240 जो कैंडिडेट्स हैं भाजपा के, उनमें मार्जिन के हिसाब से अगर हम देखें तो मोदी जी 116वें नंबर पे हैं, यानी 115 लोगों की जीत का मार्जिन उनसे ज़्यादा है। एवं शिवराज चौहान भी 8 लाख के मार्जिन से जीते हैं। तो लेकिन नरेंद्र मोदी, अपना स्वभाव उनका इस तरीके का है कि वो हारते हुए भी हार मानने को तैयार नहीं है। कायदा अगर ये है कि अगर 60-70 के दशक में हम राजनीति होती तो उस समय का कोई भी नेता केवल इसी आधार पे सरकार बनाने का दावा छोड़ देता कि उसको समर्थन कम हुआ है। और अब आप देखिए, लेटेस्ट 89 में जब राजीव गांधी के पास 157 सीटें थीं, लेकिन वो मूड देश का भांप रहे थे, उन्हें ये लगा कि तुम्हारी 217 सीटें कम हुई हैं और बीपी सिंह को सपोर्ट मिला है, तो उन्होंने एक ऐसी सरकार बनाने का निर्णय रद्द कर दिया। वो चाहते थे, वो भी जोड़ तोड़ कर सकते थे तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने इसको नहीं किया। तो बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है कि एक आदर्शवाद और एक नैतिकता का परिचय तो राजीव गांधी ने भी दिया था। लेकिन अब चूँकि स्थितियाँ पूरी तरह बदल चुकी हैं, और नरेंद्र मोदी या अमित शाह या उनकी जो भाजपा है, उससे इस तरह की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। अखिलेश यादव या क्या खुद को स्थापित यहाँ पे कर पाए, और मायावती की राजनीति
को क्या अब संदिग्ध तरीके से देखा जा सकता है? पहले से ही लोग कह रहे थे कि मायावती कहीं ना कहीं अंदर खाते भाजपा को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया, जैसा कि परिणामों से भी साबित है। और मुझे अब लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती का जो युग था, जो दौर था, वो ख़त्म तो होना शुरू हो गया था, लेकिन अब वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और उनका जो समाज है, दलित समाज, और उसमें भी जो विशेषकर जाटव वर्ग है, वो भी समझने लगा कि अब दाल नहीं गलेगी। और एक नया नेतृत्व उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है चंद्रशेखर रावण के रूप में। हालांकि अभी अंकुर है, क्या संभावनाएं होंगी उसकी, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं आपको यहाँ कि मायावती पहली बार जब सांसद बनी थी तो वो मेरे ही जिले बिजनौर से बनी थी, और चंद्रशेखर रावण जिस क्षेत्र से वो बने वो परिसीमन में बिजनौर से कट के ही नगीना क्षेत्र बना है। तो बिजनौर जिला जो मेरा जनपद है मूल रूप से, उसने मायावती को भी राजनीति में पहली सफलता दी थी और चंद्रशेखर को भी दी है। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ को लेकर उत्साहित हूँ कि अगर ये लड़का सही दिशा में चलता है और मुद्दों के साथ जुड़ता है, बाबा साहब के मिशन जैसी चीज़ कोई कल्पना उसके दिमाग में है, तो उत्तर प्रदेश में मायावती का अच्छा विकल्प चंद्रशेखर के रूप में आज मौजूद है। राहुल खुद को कितना साबित कर पाए? राहुल ने बहुत अच्छा साबित किया। देखिए 14 में आप नारा लेकर आए कांग्रेस मुक्त भारत, तब आपकी शायद 44 सीटें थीं। अगली बार वो 55 हो गई, अब वो 99 है, 99 है। अगर एक और मिल जाती तो 3 फिगर में चीज़ें आती। तो इससे एक तो चीज़ साफ है कि नरेंद्र मोदी का जो ये संकल्प था कांग्रेस मुक्त भारत देने का, वो भी कमज़ोर होता जा रहा है। और राहुल गांधी, मेरी समझ ये है कि अगर इन 5 वर्षों में सरकार में उन्हें शामिल नहीं होना चाहिए, न बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जितना अगर मान लिया नरेंद्र मोदी अपनी पुरानी आदतों को ना छोड़ते हुए भी अगर एक्टिव रहते हैं तो राहुल गांधी उतने ही निखर के आएंगे, और 2029 तक राहुल गांधी अपने आप को भारत की राजनीति में पूरी तरह स्थापित कर लेंगे। दूसरी वजह ये भी रहेगी कि जो नरेंद्र मोदी लगातार गिरते जा रहे हैं, अब वो अपने एजेंडे को चूँकि बढ़ा नहीं पाएंगे आगे, तो वो और कमज़ोर हो जाएंगे। और देश की जनता ये ठीक से देख पाएगी कि इन 5 वर्षों में राहुल गांधी अपने आप को कितना प्रूव करते हैं। तो राहुल गांधी की परफॉर्मेंस से मैं तो बहुत खुश हूँ, और बहुत लोगों को भी ये उम्मीद है कि राहुल गांधी को अब आप खारिज कर नहीं सकते किसी भी स्थिति में। क्या जो ये भाजपा को जितना बहुमत मिला है, बाकी दलों से तोड़कर लाए हुए नेता हों, ईडीआई सीबीआई का दबाव इसे कह सकते हैं? क्योंकि परिजनल रेवन्ना जिन्हें मास रेपिस्ट की संज्ञा दी गई, उनकी जनसभा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं करके आए हैं। जिस तरह जयंत चौधरी को अपने साथ में मिलाया है, तो अगर ये चीज़ें ना होती तो उस आधार पे तो कह सकते हैं बिल्कुल सिरे से नकार दिया शायद नरेंद्र मोदी। उस समय अगर ये सारी चीज़ें ना होती जिनका आपने जिक्र किया, ईडी सीबीआई और तरह के मैनिपुलेशन और पीएमएलए में केस दर्ज करना वगैरह वगैरह, या 2 मुख्यमंत्रियों को अंदर ले जाना, अगर अरविंद केजरीवाल बाहर रहते तो दिल्ली में भी स्थिति नहीं होनी थी। तब मेरा आकलन ये है कि भारतीय जनता पार्टी शायद 150 का आंकड़ा भी ना पार कर पाती। ये जो 90 सीटें एक्स्ट्रा हैं, ये सारी मैनिपुलेशन की देन है, और जिस तरीके से उन्होंने सेटिंग की हैं उसका नतीजा है। आज मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का भारतीय राजनीति में जो स्थान है वो 120 और 150 सीटों के बीच में है अपने दमखम पर। हाँ, कोई ऐसा मुद्दा आ जाए कि आप अभी इस वाले कांड में कोई इस वाले कार्यकाल में चुनाव से पहले कोई पीओके जैसा कोई इशू कर लाते, वो एक अलग बात है, वो कभी भी हो सकती। जैसे इंदिरा जी के टाइम में हुआ, राजीव गांधी को इतना अपार बहुमत मिला, तो कोई कैटास्ट्रॉफिक चेंज हो जाए भारत की पॉलिटिक्स में इस तरीके का जो उस पार्टी को सूट करता हो, तो बेशक आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की अपनी शक्ति इस भारत की राजनीति में 120 और 150 के बीच ही है, इससे आगे नहीं है। आप तक भी ये बात पहुंची होगी, कंगना रनौत को जो थप्पड़ है वो मारा गया है, और शायद वो इस बात की तस्दीक करता है जो सत्यपाल मलिक ने एक बार कहा था कि ये लोग 300-400 सालों तक नहीं भूलते हैं। और इसके साथ साथ खंडूर साहिब से जो खालिस्तानी समर्थक है अमृतपाल सिंह का, उनका जीतना, तो सत्यपाल मलिक की बातें बिल्कुल ठीक थी कि ये लोग भूलते नहीं, और कंगना रनौत के थप्पड़ की चारों जगह चर्चा हो रही है। देखिए, थप्पड़ मारना ये करना वैसे तरीके तो सही नहीं है ये लोकतंत्र में, और भारतीय जनता पार्टी तो बाकायदा सठे साठे समाचरित में विश्वास करती है कि जैसा है, लेकिन अगर आपने उनका विरोध करना है तो उनके तरीक़ों पे आप नहीं चल सकते। एक तरीका तो ये, तो हमें गांधी के वाले रास्ते पे चलना है, लेकिन ठीक है, भावावेश में आकर उस बच्ची ने अगर ये कोई हरकत की है इस तरह की, और उसने बताया कि फार्मर प्रोटेस्ट में जो शब्द बोले थे कंगना ने, उसका ये जवाब है,
तो अब लोग तो आमतौर पर आप मिलेंगे तो इससे दो तरह के लोग हैं, जो भाजपा समर्थक हैं वो इसको बहुत गलत मान रहे हैं, और जो भाजपा के विरोध में वो इससे खुश भी हैं। लेकिन अगर ये आप सोच के देखिए, ये थप्पड़ कोई पुरुष मार देता तो क्या स्थिति होती। और कंगना रनावत ने जो बात कही है इसके बाद में, वो बड़ा इमेच्योर उसका स्टेटमेंट है कि मुझे ये लग रहा है कि इससे पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है। केवल आपको एक थप्पड़ लग गया उससे आपको लग रहा है कि पंजाब में टेररिज्म फिर से आ रहा है, तो ये बड़ी छोटी सोच है। जहाँ तक उन नेता का प्रश्न, अमरपाल नाम है ना उनका, अमृतपाल। तो ये क्या कि भारत ऐसा एक देश है कि यहाँ आप जो वन नेशन वन लीडर वन इलेक्शन, ये चीज़ें नहीं चल सकती। भारत में फेडरलिज्म ही चलेगा। आज भी आप देखिए, अब मैं ये कह सकता हूँ आराम से आज की स्थिति में कि अभी 20-25 साल और भारत में गठबंधन की राजनीति चलेगी, और उसका आधार जाहिर सी बात है जो प्रदेशों के नेता हैं वो चलेंगे, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एस्पिरेशंस हैं। आज 75 साल बाद भी आपको बिहार ये डिमांड कर रहा है कि हम समर्थन देंगे बशर्ते आप हमें स्पेशल स्टेटस दें, और आंध्र प्रदेश भी कह रहा है। हर प्रदेश जो हमारे भारतीय संविधान में व्यवस्था थी फेडरल की, उस चीज़ में बिलीव करता है, और उनको ये लगता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में ही हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकते हैं, और ये सच भी है। तो उनकी जो प्रदेशों की राजनीति है वो अपने हिसाब से चलती है, कहीं वो कोई इशू बनाते हैं, कहीं कोई इशू बनाते हैं। ऐसी पंजाब में कई बार इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। ये चीज़ें रहने वाली हैं, कहीं जाएंगी नहीं, और जो इन चीज़ों के खिलाफ है और नहीं चाहते तो उनको कोई वैकल्पिक रास्ते ढूंढने पड़ेंगे कि कैसे हम इस असंतोष को, आफ्टर ऑल जहाँ भी हैं भारत के लोग हैं ना सारे, उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट की कुछ और है, और आप उसको जब सेटिस्फाई नहीं कर पाते तो उसका एक परिणाम आपको देखने पड़ते हैं। अभी तो आप ये देखेगा कि आज ही मैंने कहा, उस पर लिखा है मैंने फेसबुक पे कि हरियाणा को भी स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? हरियाणा ने ये सिद्ध किया है अपनी पूरी यात्रा में कि उसके अंदर ये पोटेंशियल है। वो हरित क्रांति का वाहक बना, वो सफ़ेद क्रांति का वाहक बना, वो IT रिवोल्यूशन का वाहक बना। अगर आप ऐसे ग्रोइंग बच्चा कह रहा हूँ मैं स्टेट को, आप उसकी मदद करेंगे खास तरीके से आर्थिक स्तर पर और स्पेशल पैकेज देके, तो उसमें तो और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जब वो इतना सक्षम हो जाएगा, आज भी आप देखिए हमारा अकेला गुड़गांव भारत के कितने बड़े हिस्से को रोजगार दे रहा। तो हरियाणा को अगर स्पेशल स्टेटस मिलेगा तो उससे तो बहुत जल्दी परिणाम सामने आएंगे, है ना। तो हर प्रांत अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ता है, और जब तक ये संघीय ढांचा हमारे संविधान में मौजूद है और रहेगा, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, तब तक इस तरह की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी सामने आएंगी ही आएंगी। एग्जिट पोल को लेकर राहुल गांधी भी काफ़ी मुखर हुए हैं कि जो भारतीय मीडिया जगत ने अब की बार जो एग्जिट पोल है वो तकरीबन 400 या 400 पार के दिखाया था, उसमें निवेशकों के 40 लाख से करोड़ रुपए से ज़्यादा हैं वो डूबे हैं, और ये कहा जा रहा है कि ये साजिशन के तहत हुआ। जबकि आप शुरुआत से ये कहते हुए नज़र आए थे कि जो ये एग्जिट पोल होने वाला है, ये ना तो कोई पत्रकार इसको मान रहा था, ना आम जनता का भरोसा है वो जीत पा रहा था। तो क्या ये साजिश के तहत ये सारी चीज़ें हुई? देखिए, साजिश इसलिए लग रही है कि पहले तो अमित शाह बोले कि 4 जून को मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, फिर प्रधानमंत्री भी बोले। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को शोभा नहीं देता कि आप शेयर मार्केट के दलाल की तरह बात करें, आपको क्या लेना देना इस चीज़ से। लेकिन उन इशारों को उनके लोगों ने समझा बखूबी कि अगर गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो वही हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हुआ सारा। और गुजरात के बारे में ये धारणा है कि वहाँ तो कई गांव ऐसे हैं जहाँ पूरे गांव की महिलाएं भी शेयर मार्केट में स्टॉक इन्वेस्ट करती, पूरे गांव ऐसे मिलेंगे। गुजरात का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर और ट्रेडिंग का कंट्रीब्यूशन है। तो ये शक तो जाएगा कि गृह मंत्री ने और प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के ऐसे लोगों को जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं शेयर मार्केट में, उनको एक सिग्नल दिया, और वैसे ही चीज़ें घटित हुई जैसा उन्होंने कहा था। तो ये जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो हमारा जो आम निवेशक है उसको 40 लाख करोड़ का झटका लगा है, राहुल गांधी कह रहे हैं केवल इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि जांच की जाए। ज़रूरत इस बात की है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी इसकी गंभीरता समझते हुए इसकी जांच करानी चाहिए। राहुल गांधी ने JPC की डिमांड की है, और अब देखिए सवाल उठता है, राहुल गांधी ने बड़े सही समय पर ये बात की है। अब नायडू जी को और नीतीश कुमार को, जो उनका सहयोगी दल है, उनको भी ये प्रेशर बनाना चाहिए कायदे से। और जब संसद में सदन होगा, अब पहली बार बहुत लंबे टाइम बाद LOP बनेगा,
है ना, और वो भी विधिवत बनेगा, जो आज तक ये सरकार दर्जा नहीं दे रही थी। और जब आमने सामने विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री बैठेंगे और वो चर्चा करेंगे और तब राहुल गांधी इस विषय को उठाएंगे, तो तब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार या नायडू या जो और लोग हैं उनका क्या रुख रहने वाला है। तो ये प्रवीण जी जो सरकार बनी है ना, इसको आप इसकी परफॉर्मेंस तो बाद में दिखेगी, इसके आप एक एक एक्शन को आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, चूँकि ऐसी डगर पे ये चल पड़ी है और ऐसा कठिन रास्ता है इस समय कि मनचाहे फैसले हो नहीं सकते, सहयोगियों के दबाव को झेलना पड़ेगा और आपको कॉपरेशन लेके लोगों के साथ मिलके काम करने की राजनीति का अनुभव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में राहुल गांधी अब सदन में इतने चर्चित हो जाएंगे और मीडिया भी उनको उनकी वो खारिज नहीं कर सकता, उसको भी दिखाना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें इतिहास में दर्ज होंगी। तो राहुल गांधी ने अब ये मुद्दा उठा के आने वाला जब भी संसद का सदन होगा उस समय ये देखना कि इशू कितने व्यापक स्तर पर उठेंगे। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का, तो मुझे ये लगता है कि भारत की जनता ने मोदी को पूरी तरह बेशक खारिज ना किया हो, लेकिन एक सबक खुद सिखाया है, कम मैंडेट देके कि आप अपनी औकात में आ जाओ, अपनी हैसियत में हो जाओ और जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उनके साथ से बिहेव करो। तो उन्होंने अपोजिशन को भी मजबूत किया है और अब जो आगे सदन की बहस होंगी उनको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। और राहुल गांधी बहुत परिपक्व नेता हो गए हैं इस समय। आप देखिएगा कि ये अडानी वाले इशू, इलेक्टोरल बॉन्ड वाले इशू और ये तमाम इशू, अब मेरे ख्याल से भारत का जो संसदीय इतिहास है अब तक का, उसकी सारी बहस एक तो उधर रख दीजिए कि ये वाला जो 5 साल का टेन्योर है, अगर ये सब कुछ होता है तो बहुत ही रोचक होगा। और जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में जो साइंटिस्ट की भूमिका भी अदा कर रहे हैं, रिसर्चर्स हैं, उनके लिए बहुत सीखने वाला वक्त होगा। अब हरियाणा पे आ जाएं तो लगभग परिणाम ऐसे ही आए हैं जैसा कि आपने बताया था। और दीपेंद्र हुड्डा की जीत के क्या मायने हैं और शैलजा की जीत के क्या मायने होंगे? देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की जीत मैं 1.5 लाख की मान के चल रहा था, लेकिन वो तो 3.5 लाख के आसपास पहुंच गई। तो इतना बड़ा समर्थन मिला, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो एक छवि बनाई जा रही थी, विशेषकर ये बात हो रही थी कि जिस तरीके से जाट समुदाय पोलराइज्ड हो रहा है उसी अनुपात में नॉन जाट भी पोलराइज्ड हो रहे हैं। तो एक चीज़ तो बिल्कुल साफ होगी कि पोलराइजेशन यहाँ हुआ है, लेकिन वो दीपेंद्र के पक्ष में हुआ है और नॉन जाट ने भी अच्छा खासा समर्थन यहाँ से दिया है। कोसली में ठीक है, मात्र 2 वोटों का अंतर है, लेकिन ये 50,000 का भी हो सकता था, 40,000 का भी हो सकता था। तो एक तो सुखद स्थिति यह है कि जिस तरीके का जात पात का जहर फैलाने की कोशिश की गई थी, विभाजन की राजनीति को प्रमोट किया गया था और सोशल आधार पे, कम्युनिटी कास्ट लाइन पे पोलराइजेशन की बात थी, वो रोहतक की जनता ने उनको कमज़ोर किया उन चीज़ों को और उसका परिणाम सामने है। दूसरे, शैलजा उधर जीती हैं। शैलजा की जीत पे भी लोगों को संदेह था नहीं, लोगों को पता था कि वो जीत जाएंगे। अब क्या है कि आप ये देखिए, अब 2 खेमे तो कांग्रेस में ऑलरेडी थे। शैलजा जी के खेमे में किरण थी और रणदीप थे। आज वो दोनों लोग बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। तो अब जो गुटबंदी चूँकि अनिवार्य है, पॉलिटिक्स में होती है, कहीं दिख जाती है, कहीं नहीं दिखती। कांग्रेस वाली सड़क पर रहती है, बीजेपी बंद कमरों में रहती है। तो अब भूपेंद्र हुड्डा और शैलजा का गुट तो जाहिर सी बात है रहेगा, लेकिन हर आदमी इस बात से सहमत होगा कि इसमें अगर गुटिया ताकत का हम आकलन करें तो हुड्डा गुट तो बहुत मजबूत स्थिति में आज की तारीख में है। एक तो ये कि सारी ताकतें मिलकर भी उनके बेटे को चुनाव नहीं हरा पाई। नंबर 2, उन्होंने अपनी मनमर्जी से अधिकांश टिकट लिए और 5 सीटें ला के उम्मीद से परे उन्होंने अपना वर्चस्व भी सिद्ध किया और अपना जनाधार भी सिद्ध किया। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा अब क्या होगा। विधानसभा चुनाव 4 महीने बाकी रह गए। मेरी अपनी समझ ये है कि कांग्रेस आज एक फॉर्मिडेबल पावर बन गई है, पॉलिटिकल पावर बन गई है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगली विधानसभा की सरकार कांग्रेस की होगी। कांग्रेस के जो 5 उम्मीदवार जीते हैं उसमें से किस उम्मीदवार ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया? मुझे चौंकाने की नहीं चौंका मैं। जयप्रकाश जी की जीत? जयप्रकाश की मुझे लग रहा था, हाँ। और 2 सीटें और ऐसी हो सकती थी जो सुशील गुप्ता जी की या भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह की, अगर कांग्रेस अगर कुछ अच्छी तरीके से मैनेज करती 2 सीटें और आ सकती थी। देखिए, मैं रावदान सिंह की जीत की उम्मीद कर रहा था और उसका मेरे पीछे तर्क ये था कि जब कास्ट पॉलिटिक्स इतनी हावी है तो क्यों नहीं यादव समाज ये कोशिश करता कि 2 यादव सांसद बन जाएं, एक इंद्रजीत और एक रावदान सिंह।
तो कहीं या तो ये है कि जो अहिरवाल की पॉलिटिक्स है, यादव राजनीति है, उसमें कहीं कोई मामला चल रहा है इस तरीके का। लेकिन अगर कम्युनिटी ये सोचे कि भाई हमारे 2 MP आए या 1, तो जाहिर सी बात वो 2 चाहेगी, और 2 तब आते जब राव दान सिंह आते, और 4 विधानसभा क्षेत्र वहाँ से 7 लगते हैं। अगर वो फुल्ली सपोर्ट करते और बाकी इधर से भी काफ़ी समर्थन मिलता तो राव दान सिंह का निकलना उचित था। तो तर्क सारे हैं मेरे पास राव दान सिंह की जीत के, लेकिन नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो सुशील गुप्ता जी बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। अगर थोड़ा सा और प्रयास होता या अभय सिंह को कम वोट मिलते, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले, तो वो निकाल सकते थे, ऐसी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 8 सीटें, अब राज बब्बर ने बड़ी ज़बरदस्त टक्कर दी है राव को, ऐसा नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि अब यहीं रहेंगे। हाँ, तो हमने तो ये कहा था कि प्रारंभ से हम ये कह रहे थे 10 की 10 सीटों पे कांग्रेस का बाईपोलर पूरी वो है, और बाईपोलर में कुछ भी हो सकता है, और वही हो गया। 5 पे वो जीत गए, 5 पे ये जीत गए। देवीलाल परिवार की राजनीति को हाशिए पर लाकर खड़ा है वो इस चुनाव ने कर दिया है। इसमें से जेजेपी की संभावना कितनी आपको लगती है, और अभय सिंह जी के उभरने की संभावनाएं कितनी लगती हैं इस विधानसभा चुनाव में? देखिए, अब चूँकि नैना चौटाला 20,000 वोट उन्होंने लिए हैं, अगर वो कहीं किसी और भी कैंडिडेट को खड़ा कर देते तो वो कितने लेता, वो 15-16 वो ले लेता। तो मैसेज ये गया है कि देवीलाल परिवार की राजनीति अब लगभग ख़त्म हो गई, इस तरह के लोग सोच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा विपरीत सोचता हूँ। मैं ये मानता हूँ कोई भी पॉलिटिकल फोर्स हो पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। आज हालात ऐसे हैं कि प्रदेश का जाट समाज कांग्रेस में है, भूपेंद्र हुड्डा की वजह से है और उनके साथ है। लेकिन कभी भविष्य में अगर ये चीज़ें कमज़ोर पड़ी, और इतिहास साक्षी है कि जाट कम्युनिटी अपनी लीडरशिप को बदलती रहती है, तो एक विकल्प के रूप में जाट समुदाय अगर राजनीतिक रूप से समझदार है, और मुझे उस पर कोई डाउट नहीं है, तो उनको पूरी तरह नहीं मरने देगा। और विधानसभा चुनावों में मेरी ये समझ है कि अब जैसे बिल्कुल ही सुपड़ा साफ हो गया, उतनी स्थिति शायद ना हो सकता 2-3 सीटें मिल जाएं अभय सिंह जी को, अभय सिंह को शायद 1-2 मिल जाए या 1-2 उनको मिल जाए, है ना। लेकिन इससे उन्हें भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम तो पत्रकार हैं और विश्लेषण कर रहे हैं, तो हमारी कोई व्यक्तिगत तो है नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो जो धारा की राजनीति है वो भी कमज़ोर नहीं पड़नी चाहिए, कि अल्टीमेटली एक उनका पर्सनल क्या है वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, कम से किसान के समर्थन की राजनीति तो वो करते ही हैं, है ना, और बाहर निकलते हैं तो। और आपसे भी एक निजी सवाल मैं पूछ लेता हूँ कि एक तो मीडिया परसेप्शन बनाया गया कि ये गोदी मीडिया है, एक कहा गया है तो कांग्रेस की मीडिया है, हम अक्सर देखते थे। तो क्या डॉक्टर सतीश त्यागी जब ये एनालिस्ट करते थे तो खुद पर दबाव महसूस करते थे? कभी ये सोचते थे अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? कभी इस तरह की बातें आपने महसूस की? कोशिशें तो बहुत की गई हमारे जो, देखिए इसमें सोशल मीडिया में बड़ी प्रॉब्लम है कि आज आपने अभी कुछ कहा, अभी से आपको शुरू हो जाता है। हाँ, तो जो असहमत लोग हैं वो अपनी अपनी बात कहेंगे, लेकिन सच्चाई है कि मैं इन चीज़ों से कतई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं चीज़ों में। मैं ये मानता हूँ मीडिया एक दर्पण है और शीशे के सामने जो कुछ है आप दिखाते रहो उनको। अब मेरी समझ है, मैं अपना आकलन किसी और की बुद्धि से तो कर नहीं सकता। मेरी अपनी बुद्धि है, उनकी अपनी बुद्धि है, मेरे अपने तर्क हैं, लेकिन हमने तार्किक आधार पर सारी चीज़ें कहीं। उसके साथ ही हम ये भी दावा करते थे कि ये 100% ठीक नहीं है। हम अपने सब्सक्राइबर से, व्यूअर से ये कहते थे कि आप लोग बताइए, हमें कुछ चीज़ों को समझने में मदद मिलती है। मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं गया पूरे चुनाव में। धर्मेंद्र जी जाते थे, मैं तो 1 सेकंड के लिए यहाँ से नहीं हिला। मेरा शुरू से आधार केवल यही है कि हरियाणा समाज की राजनीति जो मनोवैज्ञानिक है, मनोविज्ञान का जो पहलू, उसको मैं समझने की कोशिश करता हूँ, और सोशल डायनेमिक्स को, और उसके आधार पे जो मेरी चीज़ें हैं वो लगभग ठीक बैठती हैं। मुझे सर्वे और ये सेफोलॉजी, ये मेरी समझ से बाहर की चीज़ें हैं। रहा ये करने का कि पक्ष विपक्ष की बात, देखिए मीडिया हो या कोई आदमी हो वो निष्पक्ष हो नहीं सकता। मैं निष्पक्ष नहीं हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं देश के लोकतंत्र में विश्वास करता हूँ। मैं संविधान के पक्ष में हूँ, मैं दलित जातियों के पक्ष में हूँ, मैं किसान के पक्ष में हूँ, मैं छात्रों के पक्ष में हूँ, मैं इस देश को एक प्रगति सोच जो है उसके साथ में हूँ। इसलिए आप विपक्ष के साथ कहीं भी हूँ, है ना, या जनपक्ष के साथ हूँ। तो जब इतनी पक्षधरता मेरे अंदर है इन सारे मुद्दों पे, तो मेरे से निष्पक्ष होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं हर कमज़ोर आदमी के साथ हूँ, हर लड़ाई में उस आदमी के साथ हूँ जो कमज़ोर है। तो जब किसी के साथ हूँ और किसी का पक्ष ले रहा हूँ, तो जाहिर सी बात मैं निष्पक्ष नहीं हो सकता। तो मेरी निष्पक्षता और पक्षता इस पर आधारित है कि मुद्दा क्या है। बाकी लोग क्या कहते हैं उसकी परवाह बिल्कुल मैं नहीं करता, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। और ये जो भी मिलता है आलोचना के रूप में, आपको प्रशंसा मिलती है, गालियाँ मिलती हैं, इसको
प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और आनंदित रहें। आखिरी सवाल है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप जाएंगे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने की कवायद में? बिल्कुल चाहते हैं। वो तो कवायद तो 2005 में शुरू हो गई थी जब वो लाए थे अमेरिका से लौटा के उनको, तो वो इसलिए तो लाए नहीं थे कि MP MLA बनाना है। तो उनको लग रहा था मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तो अब बेटे को प्रमोट किया, 20 साल हो गए बेटे को भी, और उसने प्रूव किया अपने आप को। ऐसा तो है नहीं, हवा में है। और जितने भी परिवारवादी राजनीति में लोग आए, दीपेंद्र उन सब सबसे बेटर है, इसलिए कि सरल है और बहुत विनम्र है और काम करता है, एक डेवलपमेंट की ओरिएंटेशन है। अभी बड़ा इमेच्योर है कहना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन अब जो लोग ये कहते थे ना कि अगर कांग्रेस की सीटें 55 से ऊपर आ गई तो हाईकमान फैसला करेगा, मुझे लगता है इस बात में मुझे अब दम नज़र नहीं आ रहा। अब फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा के अनुसार ही होगा। वो खुद बने या बेटे को शायद वो अभी 1-2 साल हो सकता है पर्दे के पीछे रखें, तब तक माहौल बन जाएगा। कवायद जरूर होगी। हाँ, होगी जरूर। शुक्रिया तमाम जी, धन्यवाद। डॉक्टर सतीश त्यागी थे और ये हमने जानने की कोशिश की है जो राष्ट्रीय राजनीति का जो सिनेरियो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो इनका मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतने ताकतवर तो कम से कम नहीं रहे, और नैतिकता को लेकर भी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की नैतिकता लोग को लेकर भी डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने सवालिया निशाने यहाँ पर उठाए हैं। और हरियाणा का भी जो परिदृश्य बनता हुआ नज़र आ रहा है या जो चुनावों में बना है, उन पर भी डॉक्टर सतीश त्यागी जी ने खुलकर अपनी बात है वो रखी है। शुक्रिया।